जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारियां भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है रिवर सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को। याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, इसलिए अब हम आज की क्लास में प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिससे आपको एक अंदाजा लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा होगा, नोट डाउन किया होगा, रिवीजन किया होगा और बार-बार आपको क्लास में रिवीजन भी कराया गया कि आखिर कौन सी नदी कहाँ से उद्गम हुई, कहाँ इसका मुहाना है, कौन-कौन से इसमें जलप्रपात है, कौन सी परियोजनाएँ इसमें चल रही हैं। इन सभी बिंदुओं को और साथ ही साथ हमने यह भी इसकी जानी भू आकृति की, आखिर इसकी भू आकृति क्या है। इन सभी को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर पढ़ लिया है तो अब आपका दायित्व बनता है आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे ताकि आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, खुद से कर सकें। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं पूरे के पूरे प्रश्नों को। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश? नर्मदा, गंगा यमुना, ताप्ती या गोदावरी? तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर लगाएंगे गंगा यमुना अपवाह तंत्र। यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपको देखने को मिल जाता है और आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी में याद कराया गया। सबसे बड़ा और सबसे पहला गंगा अपवाह तंत्र, फिर साथियों नर्मदा अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलता है, फिर आपको ताप्ती अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है माही अपवाह तंत्र और सबसे छोटा आपको अपवाह तंत्र देखने को मिलता है महानदी अपवाह तंत्र। ये आपको अपवाह तंत्र का क्रम देखने को मिल जाता है। साथियों, इस प्रकार से हमने याद किया है। कहीं आपने ये चीजें तो भूल नहीं गए हैं आप? नचसो तब इस ट्रिक से हमने याद किया है मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों का क्रम। ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, ता से ताप्ती और बा से बेतवा। इन्हें हम क्रमानुसार याद कर लिए हैं। पांचों को एक बार में हमने याद करने का प्रयास किया है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश बाय एरिया? माही, ताप्ती, महानदी या गोदावरी? तो साथियों, आपको सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो देखने को मिलेगा वह कौन सा है? उसका नाम है महानदी अपवाह तंत्र। यह सबसे छोटा अपवाह तंत्र देखने को मिल जाता है। हंसदो, टाडा जैसी नदियां इसमें मिलती है। अब आप कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइएगा, आपको बताया गया था सरिता अपहरण, एक नदी जो पहले नर्मदा में मिलती थी अब वह वेनगंगा में मिलने लगी है। साथियों, रिवर कैप्चरिंग जिसे कहा जाता है। आप बताइएगा ऐसी कौन सी नदी है जो पहले नर्मदा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब वह वेनगंगा की सहायक नदी हो गई है? ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, रिवर कैप्चरिंग। कमेंट में जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल लगभग कितना है? अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ गंगा ड्रेनेज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। कभी इस प्रकार से भी प्रश्न एमपी पुलिस जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट फैक्ट वाइज। तो आपको देखने को मिलता है 1,81,065 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल देखने को मिलेगा गंगा अपवाह तंत्र का। क्लियर? अगला प्रश्न है, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले पूर्णतः या आंशिक रूप से आते हैं? यू हैव टू टेल हाउ मेनी एमपी डिस्ट्रिक्ट्स फॉल फुली या पार्शियली अंडर द गंगा ड्रेनेज सिस्टम? 25, 30, 35 या 40? आपको लगभग 35 जिले ऐसे देखने को मिलते हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से गंगा अपवाह तंत्र में आते हैं। आपको क्या देखने को मिलता है साथियों? जैसे हमने सीखा था, सबसे पहले गंगा अपवाह तंत्र देखा, फिर हमने देखा यमुना तो गंगा बेसिन है साथियों, यमुना उप बेसिन है। फिर यमुना उप बेसिन को आपने इस प्रकार बांटा था, जिसमें आपने बांटा था साथियों चंबल, फिर बेतवा, केन और सिंध। इस प्रकार याद आ रहा होगा, सिंध इस प्रकार से आपने बांटा था। फिर उसके बाद चंबल की इस प्रकार से ट्रिब्यूटरी, फिर बेतवा की इस प्रकार से, फिर केन की, फिर सिंध की। कुछ इस प्रकार आपने बांटने का प्रयास किया था। आप इसी प्रकार बांटिएगा तभी आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार अपवाह तंत्रों का सही अवरोही क्रम बताना है। यू हैव टू टेल करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एमपीज ड्रेनेज सिस्टम बाय एरिया।
ड्रेनेज सिस्टम बाई एरिया, ये तो हमने सबसे पहले प्रश्न में ही सॉल्व कर लिया। सबसे छोटा है महानदी, तो सब में महानदी लिखा हुआ है। अब आप देखते जाइए तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर कि गंगा अपवाह तंत्र, फिर यह नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर महानदी, माही और फिर महानदी। साथियों माही फिर महानदी, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा ड्रेनेज सिस्टम में। क्लियर, अपवाह तंत्रों के अनुसार। अब हमने अपवाह तंत्रों को भी किस प्रकार से बांटा था, कुछ इस प्रकार से बांटा था कि अपवाह तंत्र हमने देखा कि आखिर पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर किस प्रकार से बटे हुए हैं। फिर आपने अपवाह तंत्रों को जो बेसिक फिनोमेना में आप बांटते हैं 6 अपवाह तंत्रों को डायरेक्ट इस प्रकार भी देखा था हमने नदियों के अनुसार, और एक आपने देखा था प्यारे साथियों दिशा के अनुसार, डायरेक्शन बेस्ड साथियों, जिसमें नॉर्थ की ओर बहने वाली नदियां, फिर साउथ की ओर बहने वाली नदियां, फिर ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां और वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां। पर्वत श्रृंखलाओं में आपने देखा था कौन कौन सी विंध्यन पर्वतमाला से निकल रही हैं साथियों, और यह विंध्यन पर्वतमाला क्या कहलाता है, पारियात्र पर्वत। फिर उसके बाद रिच पर्वतमाला से कौन कौन सी निकलने वाली अर्थात सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार भी आपने देखा था पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर नदियों का विभाजन साथियों। इस प्रकार आप बाइफर्गेशन करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अपवाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के समान होता है, विच ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जालीनुमा, वृक्षाकार, अरीय या अभिकेंद्रीय। तो बताइए आपको कौन सा देखने को मिलता है। तो वृक्ष के आकार का है इसलिए वृक्षाकार, इसे डेंड्रिक पैटर्न भी कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये नर्मदा नदी जा रही है, नर्मदा नदी में बहुत सारी इस प्रकार से नदियां मिल जाती हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये किस प्रकार का पैटर्न बना रही हैं, जाली नुमा साथियों संरचना बना रही हैं, डेंड्रिक पैटर्न बना रही हैं। लेकिन जहां से निकलती है साथियों अमरकंटक का पठार, तो आप बताइएगा यहां से इस प्रकार की नदियां नर्मदा, फिर आपको सोन, इस प्रकार से जोहिला, इस प्रकार से नदियां प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती है, यहां से उद्गम होती है। तो आप बताइएगा अमरकंटक का पठार किस प्रकार की आकृति प्रदर्शित करता है साथियों। ये अंडानुमा जो आकार है ये किसकी आकृति प्रदर्शित करता है, यहां से निकलने वाली नदियां क्या आकृति शो करती हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये भी आपको बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आयताकार अपवाह प्रतिरूप जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है इसका उदाहरण कौन सी नदियां हैं साथियों, विच रिवर्स एक्सेम्प्लीफाई द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल, बेतवा और केन, गोदावरी, कावेरी और लोकटक झील। ए बी सी या डी, बताइए विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। सो यू विल डेफिनेटली टेल कि चंबल, बेतवा, केन जैसी नदियां आपको देखने को मिलती हैं जो अपवाह प्रतिरूप में रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है साथियों, आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न बनाती हुई देखने को मिलेगी आपको चंबल, बेतवा, केन। साथियों ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमरकंटक पहाड़ियों से किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है नर्मदा, सोन, जोहिला का, विच ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स, नर्मदा, सोन एंड जोहिला। देखिए अब भी अभी आपसे पूछा और आपको कहा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब आपको बताना है जालीनुमा, रेडियल, अरीय, आयताकार, रेक्टेंगुलर, समानांतर या पैरेलल। सो यू हैव टू टेल। तो आपको देखने को मिलेगा नर्मदा का जो अरीय अपवाह तंत्र का प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो इस प्रकार आपको देखने को मिलती है, इधर से निकली और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई साथियों, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा, फिर उसके बाद उत्तर साथियों उत्तर पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद में जाकर यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है प्यारे साथियों। जी हाँ, इसका नाम है सोन नदी, और इसी में मिलने वाली एक जोहिला नदी साथियों यहीं से उद्गमित होती है अमरकंटक से। इस प्रकार आपको देखने को मिलता है अरीय अपवाह का प्रतिरूप। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है अध्यारोपित अपवाह। 9 और 10 इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से है प्रश्न। सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज का उदाहरण कौन सी नदियां हैं साथियों, विच रिवर्स एक्सैम्प्लीफाई सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज, सिंधु, सतलज, दामोदर, स्वर्ण रेखा और चंबल, कृष्णा, गोदावरी और लोकटक झील। कौन सा आपको देखने को मिलता है सुपर इम्पोज्ड का एग्जाम्पल, बताइए। तो सुपर इम्पोज्ड का जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में साथियों चंबल नदी का देखने को मिलेगा, जो अपने ही क्षेत्र को अपने ही द्वारा जो साथियों डिपॉजिट किए गए थे सेडिमेंट, उन्हीं को काटने का कार्य करती है, मतलब सुपर इम्पोस्ट करने का प्रयास करती है। जी हाँ, वह नदी कौन सी है, चंबल है, जिसे पुराणों में चरमंडेवती के नाम से भी जाना जाता है। चरमंडेवती कहाँ से निकलती है साथियों, तो जा ना पाओगे, जहां से जाओगे तो लेकिन चल ना पाओगे, मतलब जा ना पाओ, शिखर से आपको देखने को मिल जाता है साथियों। चलिए
अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा? तो सबसे बड़ी नदी, ऐसे तो आपको 5 क्रम से याद करा दिया गया है, नच सो तब, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है साथियों। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि यह गुजरात को भी जल प्रदान करती है, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में इसे जाना जाता है साथियों। जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात की। साथियों यह खुशियों की दाता है साथियों, प्लेजर रिवर के रूप में जाना जाता है इसे, खुशियों की दाता नदी है ये साथियों। याद रखिएगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात, साथ ही साथ महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच साथियों एक संयुक्त समझौता हुआ साथियों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय साथ ही साथ गृह मंत्रालय, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अमित शाह जी थे, और इन्हीं की उपस्थिति में साथियों एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई, वन टाइम सेटलमेंट के नाम से। एक बार में पूरा का पूरा सेटलमेंट सॉल्व कर दिया गया, जिसमें साथियों 10 दशकों से चली आ रही, लगभग 30 से 40 वर्षों से जो विवाद था साथियों, उस विवाद को साथियों वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से सुलझा दिया गया। और विवाद अगर सुलझ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि यह एक सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि सहकारी संघवाद में आपको पता है बिल्कुल आपको केंद्र और राज्य के संबंध बिल्कुल अच्छे देखने को मिल रहे हैं साथियों, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आए और उन्होंने एक ही टेबल पर साइन कर दिया, और यह जो विवाद दशकों से चला आ रहा था बिल्कुल सुलझ गया। अब विस्थापितों को पैसा भी मिल जाएगा, जो परियोजनाएं रुकी थी वह परियोजनाएं सुचारू रूप से चल सकेगी, जिसमें इंदिरा सागर जलाशय भी सम्मिलित है, सरदार सरोवर बांध और ऐसे छोटे छोटी परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं बड़ी परियोजनाओं के साथ। याद रखिएगा यह एक बहुउद्देशीय परियोजना और साथ ही साथ भविष्योन्मुख, मतलब भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस मेमोरेंडम पे साइन किया गया है साथियों। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास भी है कि आप भारतीय संविधान में देख सकते हैं आर्टिकल 262 के माध्यम से दो राज्यों से अधिक अगर विवाद होता है तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, और यह अंतरराज्यीय परिषद जो गठन की जाएगी यह इसका समाधान करेगी साथियों। कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा करने का कार्य करेगी, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के तहत ही साथियों एक अधिनियम लाया गया साथियों जल विवाद से संबंधित 1956 में। और इसी जल विवाद संरक्षण से संबंधित साथियों ये जो अधिनियम आया, ये अगर किसी भी राज्य की लड़ाई होती है तो वह एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा, और इसी के तहत नर्मदा घाटी के लिए साथियों ट्रिब्यूनल का गठन किया गया 1969 में। और याद रखिएगा यह 1969 में बनने वाला ट्रिब्यूनल खुद ही 1979 में साथियों इसने अपना निर्णय सुनाया था नर्मदा घाटी से संबंधित यह न्यायाधिकरण ने। और यह न्यायाधिकरण कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि यह नर्मदा घाटी से ही संबंधित है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अलग है, न्यायाधिकरण अलग है साथियों, जिसने डिसीजन दिया था, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज इंडियाज लार्जेस्ट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? सो यू हैव टू टेल। द ऑप्शन इज नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। उत्तर की ओर बहने वाली बताइए सबसे बड़ी नदी। तो ये आपको देखने को मिलेगी साथियों चंबल नदी ही है। जी हाँ, यह चंबल नदी ही है, जिसे चरमंडवती के नाम से भी जाना जाता रहा है। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? चंबल, नर्मदा, सोन या केन? तो नर्मदा ही आपको देखने को मिलती है जो साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाती है। पूर्व में यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम में यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जो कि आपको देखने को मिलेगा गुजरात में साथियों। किस प्रकार बहती है? यह भ्रंश घाटी में बहती है। निम्न में से कौन सा दिशा आधारित अपवाह वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज? पूर्व, पश्चिम, जालीनुमा या उत्तर? तो यह साथियों यह आपको प्रतिरूप देखने को मिलेगा, ये पैटर्न देखने को मिलेगा जालीनुमा, जबकि यह डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन आपको 4 डायरेक्शन के आधार पर नदियां बताई गई हैं साथियों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो साथियों नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जालीनुमा यह एक पैटर्न है, यह एक प्रतिरूप है जो नदियां और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नर्मदा नदी से रिलेटेड। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपने जान लिया, अमरकंटक की पहाड़ी है साथियों। और यह अमरकंटक साथियों पुराणों में से सर्व तीर्थ नायकम के नाम से जाना जाता है। सर्व तीर्थ नायकम के नाम से जाना जाता है, मतलब सभी तीर्थों का नायक है। इसे तीर्थ राज की संज्ञा भी दी जाती है।
तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है। जब हम खनिज पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यारे साथियों? क्योंकि यहाँ मिलने वाला ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट की बहुत बड़ी-बड़ी खदानें आपको देखने को मिलती है, जैसे चीता पहाड़ यहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो बॉक्साइट है वह यूपी के रेणुकूट में जाता है। जी हाँ, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट की भी संज्ञा दी जाती है। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? यू हैव टू टेल नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? विंध्य, मैकल, सतपुड़ा या अजंता? बताइए आपको कौन सी श्रृंखला से निकलती हुई देखने को मिलती है। तो देखिए, आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसके बीच से नर्मदा फ्लो करती है साथियों। जी हाँ, उसका नाम क्या है? एक तो साथियों ऊपर वाली आपको विंध्यन रेंज देखने को मिल जाती है और नीचे वाली आपको देखने को मिलती है, उसका नाम है सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा का ही सबसे पूर्वी भाग आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है मैकल श्रेणी। और यह मैकल श्रेणी से जो नदी निकल रही है उसका नाम है अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा है, माँ नर्मदा है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज मैकल श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से किस ऊंचाई पर स्थित है? तो डायरेक्ट मैकल की ऊंचाई पूछा जा रहा है। एट व्हाट एलिवेशन डज द नर्मदा ओरिजिनेट? या तो आप कह लीजिए अमरकंटक की ऊंचाई पूछ रहा है, जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। अमरकंटक की ऊंचाई पूछ रहा है जहां से नदी निकलती है। 1066, 780, 965 या 576। तो इसके अलग अलग डेटा मिलते हैं, लेकिन सबसे मान्य डेटा 1066 मीटर की ऊंचाई से निकलती हुई देखने को मिलती है माँ नर्मदा। तो 1066 मीटर आप याद रखिएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा द नर्मदा रिवर वॉज नोन एज। साथियों याद रखिएगा, इसी के नाम पर ही आपको गठन के समय की बात बताई गई थी कि इसी के नाम के कारण ही कुछ इस प्रकार ही साथियों, ये वाला क्षेत्र जो था यह सागर का क्षेत्र था और ये वाला जो क्षेत्र था जहां से नर्मदा फ्लो होती थी इसे नेबुड्डा भी कहा जाता था। यह नेबुड्डा किस लिए कहा जाता था? माँ नर्मदा के कारण ही कहा जाता था। मतलब तात्कालिक समय में नर्मदा का क्या नाम आपको देखने को मिलता है? निर्बुद्धा देखने को मिल जाता है, जो ब्रिटिश कालीन था। अगर बात की जाए टॉलमी ने क्या है, फिलोडस टॉलमी साथियों, बिल्कुल यह इनकी पुस्तक है जियोग्राफी का, और यह जियोग्राफी का पुस्तक में लिखते हैं माँ नर्मदा को नमडोस, नमडोस की उपाधि देते हैं साथियों। जी हाँ, इन्होंने अन्य नदियों का भी जिक्र किया है, लेकिन अभी नर्मदा के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? In the Reva Khand of Skanda Puran, the Narmada is referred to as सोमुद्भवा, रेवा नदी, विपासा या करभा किस नाम से जाना जाता रहा है? ये केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए है आपकी क्लास। आपने निश्चित रूप से पूरी क्लास देखी होगी, आपने हर एक चीज को समझा होगा। ये सभी हमने नाम तो देखे हैं, लेकिन जो स्कंद पुराण में आपको नाम देखने को मिलता है वह रेवा नदी के रूप में देखने को मिल जाता है। स्कंद पुराण में ही साथियों आपको एक अलग से खंड देखने को मिलेगा, अवंती खंड साथियों। और इस अवंती खंड में आपको कहाँ का जिक्र मिलता है? तो उज्जैनी का जिक्र मिलता है, अर्थात अवंतिका नगरी उज्जैन का जिक्र देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर? सो यू हैव टू टेल। टोटल लेंथ पूछ रहा है तो 1312 किलोमीटर है। अगर केवल मध्य प्रदेश में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा 10,177 साथियों। मध्य प्रदेश के साथियों जल विभाग क्या कहता है? 1085 कहता है किलोमीटर। याद रखिएगा, दोनों का डाटा कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? व्हाट लेंथ ऑफ नर्मदा लाइज विद इन मध्य प्रदेश? अभी अभी आपको बताया 1077 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नर्मदा की कुल सहायक नदियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नर्मदा ट्रिब्यूटरीज? 39, 41, 22 या 19? साथियों स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बट यहाँ पे कुल सहायक पूछा है तो 41 है। अगर आपसे पूछा जाए तो बाईं ओर से मिलने वाली कितनी है साथियों? बाईं ओर से मिलने वाली साथियों आपको देखने को मिलेगी बा से बाया और बा से 22 याद कराया गया था आपको। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की संख्या कितनी है साथियों? 19 है। यह राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जबकि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कितनी ट्रिब्यूटरीज और राजस्थान में कितनी आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी गुजरात, राजस्थान गलती से निकल गया। गुजरात में आपको 2 सहायक नदियां देखने को मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश में आपको 39 सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। इन दो के नाम क्या देखे थे हमने? एक तो देखा था सांग और एक देखा था
करजन, ये 2 नदियाँ हमने देखी थी जो गुजरात में मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन इन्हें चिन्हित किया गया है इन बड़ी नदियों के आधार पर कि बड़ी कितनी मिलती हैं प्यारे साथियों, बड़ी मिलती हैं 41, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश और 2 गुजरात की। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी का मुहाना संगम स्थल कहाँ है? वेयर इज द माउथ ऑफ नर्मदा रिवर? तो आपको पता है यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है साथियों, डायरेक्ट जाकर मिलती है साथियों खंबात की खाड़ी अरब सागर में। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार नर्मदा नदी का भारत में कौन सा स्थान है? व्हाट इज नर्मदा रैंक बाय ड्रेनेज एरिया इन इंडिया? सो यू हैव टू टेल व्हाट ऑफ द वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन साथियों, तीसरा चौथा पांचवा या दूसरा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, और अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो हमसे भी बनना चाहिए, और यह हमने ऑलरेडी जाना है। यह पांचवा आपको देखने को मिलता है, पांचवा आपको देखने को मिलता है स्थान। जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? विच फेमस वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा नियर जबलपुर? कपिल धारा, धुआंधार, दुग्धारा, सहस्त्रधारा? तो आपको धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। जब नर्मदा साथियों अमरकंटक के पठार से उद्गमित होती है तो सबसे पहली बार यह जो जलप्रपात बनाती है बिल्कुल अमरकंटक में ही, उसका नाम है कपिल धारा। यह 8 किलोमीटर के बाद में ही बना लेती है सबसे पहला जलप्रपात। उसके बाद कपिल धारा के बाद यह दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती है, और याद रखिएगा कपिल धारा जलप्रपात कपिला मुनि के नाम पर है, और दुग्ध धारा जलप्रपात दुर्वासा ऋषि के नाम पर है। इसके अलावा लक्ष्मण धारा, शंभु धारा, यही दुर्गा धारा, सबके सब पंचधारा, ये सब के सब यही देखने को मिलेंगे अमरकंटक में ही साथियों, जब यह जलप्रपात बनाती है। फिर थोड़ा आगे फ्लो करने के बाद मां नर्मदा पहुंच जाती है जबलपुर, और जबलपुर के भेड़ाघाट में यह धुआंधार जलप्रपात बनाती हुई आगे बढ़ती है प्यारे साथियों। क्लियर? तो ये आपको धुआंधार कहां देखने को मिलेगा? जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी किन चट्टानों के बीच से होकर एक प्रसिद्ध गॉर्ज बनाती है? एट भेड़ाघाट द नर्मदा फॉर्म्स अ फेमस गॉर्ज फ्लोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या लावा? तो आपको 2 बार गॉर्ज देखने को मिलेगा मां नर्मदा। सबसे पहली अवस्था में आप देखिए मां नर्मदा ने जलप्रपात बनाए, जब ये थोड़ा आगे बढ़ी तो गॉर्ज और कंदराओं का निर्माण करेगी, जिसमें साथियों आपस की जो बीच की साथियों आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल गहराई से काटते हुए मां नर्मदा आगे बढ़ते जाएंगे साथियों। जी हाँ, जिसमें आपको संगमरमर की चट्टानें देखने को मिल जाएंगे, और यह संगमरमर कैसा है? व्हाइट संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुहावन दृश्य देखने को मिलता है, प्रकृति के अमूल्य धरोहर के रूप में आपको बिल्कुल मां नर्मदा यहाँ से काटती हुई जब आगे बढ़ती है, बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। बिल्कुल आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करने में कुल कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द नर्मदा परिक्रमा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष, 3 महीने, 13 दिन, या 5 वर्ष? तो आपको 3 वर्ष, 3 महीने, 13 दिन में इसे कंप्लीट करना होता है साथियों। बिल्कुल हाँ, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा नर्मदा परिक्रमा। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नर्मदा जो परिक्रमा है इसे किस में सम्मिलित किया गया है, और इसके अलावा 2 अन्य चीजों को भी सम्मिलित किया गया है जिसके बारे में हमने क्लास में ही डिस्कस किया था। तो आप तीनों का नाम बताइएगा और यह भी बताइएगा इन्हें किस चीज में सम्मिलित किया गया है। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। अगला प्रश्न, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना कब और कहां हुई थी? क्या शानदार क्वेश्चन है साथियों। व्हेन एंड वेयर वाज द नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी एस्टेब्लिश? साथियों 1980 इंदौर, 1985 भोपाल, 1990 जबलपुर, या 1975 इंदौर? आपको बताना है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। तो वर्ष 1980 में नर्मदा का नियंत्रण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था साथियों इंदौर में। तो 1980 की डेट आपको याद रखनी है, दिमाग में बैठाकर चलनी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित देखने को मिलता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, या खंडवा? साथियों ये एनवीडीए का मुख्यालय है साथियों। ये एनवीडीए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो बना था इसका मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। तो दोनों प्रश्न की प्रकृति अलग है। यह नर्मदा नियंत्रण का प्राधिकरण है, जबकि ये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है। तो दोनों की प्रकृति अलग है, तो याद रखिएगा। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना किस तिथि को हुई थी साथियों? देख लीजिए डेट के साथ प्रश्न आ गया, बताइए। तो आपको देखने को मिलेगा 9 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना की दी गई थी साथियों। एनवीडीए नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न,
नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है 1979 के अनुसार मध्य प्रदेश को कितना जल आवंटित किया गया था। साथियों देखिए, यह अधिकरण कब बन गया था? यह बन गया था 1969। अब याद रखिएगा, जब यह अधिकरण बना किस एक्ट के माध्यम से बना? तो 1956 साथियों जल विवाद अधिनियम है साथियों, और इसकी धारा थी 37। इस धारा के माध्यम से यह अधिकरण बना, और जब यह अधिकरण बना तो अधिकरण बनने के बाद याद रखिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब यह ट्रिब्यूनल ही डिसीजन देगा, और इस ट्रिब्यूनल ने ही डिसीजन दिया 1979 में। और डिसीजन क्या दिया आपको बताना है कि कितने MAF पानी दिया जाएगा मध्य प्रदेश को? 10, 18.25, 25 MAF या 5 MAF? बताइए कितना पानी की बात हुई मध्य प्रदेश को दिया जाएगा? तो 18.25 MAF पानी मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। अधिकरण ने यह निर्णय सुनाया था। अगला प्रश्न, ये साथियों ये देखिए, अभी जो साइन किए गए साथियों 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति देखने को मिलेंगे, और ये मोटा भाई आपको देखने को मिलेंगे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर। क्लियर? तो ये एक MOU साइन कर लिया गया है साथियों, और यह MOU साथियों वन टाइम सेटलमेंट है साथियों, वन टाइम सेटलमेंट OTS आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन 6 अक्टूबर 1969 को किया गया था। अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो भारत सरकार ने इस अधिकरण की स्थापना अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत किया था। सदस्य राज्य की अगर बात की जाए तो 4 सदस्य राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल बंटवारे और संबंधित परियोजनाओं के विवाद को सुलझाने के लिए बना था। अंतिम निर्णय साथियों ये आपको देखने को मिलता है दिसंबर 1979 में अपना अंतिम फैसला सुनाया था साथियों। ये आपको देखने को मिलता है 7 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक दिन था जब भारत में नर्मदा जल विवाद जो जिसमें आपको सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण लागत, मुआवजा और वित्तीय देनदारियों को पूरी तरह सुलझा दिया गया। नई दिल्ली में किससे मिले थे? अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में नर्मदा बेसिन से जुड़े 4 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के एक मुश्त समझौते वन टाइम सेटलमेंट पर हस्ताक्षर किए गए साथियों। इसे याद रखना है, वन टाइम सेटलमेंट साथियों ये चारों राज्यों के बीच बिल्कुल सहजता से साइन कर लिए गए, और यह सहकारी संघवाद का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पेश हुआ। इसमें किसे क्या लाभ होगा ये भी जानकारी लिखी हुई है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, डायनासोर के जीवाश्म राजासोरस की खोज नर्मदा घाटी के किस क्षेत्र में हुई थी? द डायनासोर फॉसिल्स राजासोरस वाज डिस्कवर्ड इन विच एरिया ऑफ नर्मदा वैली? लमेटा, हथनौरा, भेड़ाघाट या मांधारा? आपको बताना है कहाँ आपको देखने को मिलते हैं राजासोरस के बिल्कुल कंकाल कहाँ मिले थे। तो ये आपको देखने को मिलते हैं साथियों लमेटा घाट। जी हाँ, ये जबलपुर में आपको लमेटा घाट आपको देखने को मिलेंगे। जबलपुर में मां नर्मदा से संबंधित आपको 11 घाट देखने को मिलेंगे, जिसमें जिलहरी घाट, तिलवारा घाट, ऐसे ही लमेटा घाट है जहां आपको राजा सोरस के आपको जीवाश्म प्राप्त हुए थे साथियों। इसलिए यहाँ पे जीवाश्म मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया जाएगा साथियों? सबसे बड़ा जियो पार्क बनाया जा रहा है साथियों। जी हाँ, सबसे बड़ा जियो पार्क अगर कहीं मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए कहाँ प्रस्तावित है, तो आप बताइएगा जबलपुर में ही है। और अभी अभी हमने क्लास में कंप्लीट ही किया था उपनाम के रूप में, तो जबलपुर को संस्कार राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, या सांस्कृतिक राजधानी की संज्ञा भी दी है। और यह देने का काम किसने किया था? तो विनोबा भावे जी ने किया था साथियों। अगला प्रश्न, नर्मदा मानव के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई थी साथियों? यह 5 दिसंबर 1982 को खोज की गई थी। यू हैव टू टेल वेयर वाज द फॉसिल ऑफ नर्मदा मैन डिस्कवर्ड? द डेट ऑफ 5 दिसंबर 1982। हथनौरा गांव, सिहोरा जिला, लम्हेटा, ओमकारेश्वर या भेड़ाघाट? आपको बताना है, जिसे नर्मदेसिस की भी संज्ञा दी जाती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ मिला था? तो ये हथनौरा गांव सीहोर जिला में आपको देखने को मिलता था। आपको बताना है इसकी खोज किसने की थी। हाँ, इसकी खोज किसने की थी ये भी हमने पढ़ा है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बिल्कुल, जो क्लास बाद में भी देख रहे हैं स्टूडेंट उन्हें भी बताना है। मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासिर, इसके संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? यू हैव टू टेल वेयर इज द ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर ऑफ एमपी स्टेट फिश महासिर लोकेटेड इन विच ऑफ द ऑप्शन करेक्ट?
बताइए बड़वाह खरगोन में, ओमकारेश्वर भेड़ाघाट या मांधाता आपको कहाँ देखने को मिलता है? यह मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है प्यारे साथियों। इसका नाम क्या है? महासीर साथियों। बिल्कुल, टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है इसे, नदियों का शेर कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो महासीर मछली है इसे सोने चांदी की मछली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर में सोने चांदी की आपको वर्ग टाइप से देखने को मिल जाता है। प्यारे साथियों ये नदी की विपरीत दिशा में बहती है साथियों, नदी की विपरीत दिशा में आपको बहती हुई देखने को मिल जाती है, इसलिए यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलता है, ये फ्लो करती है। अगर बात की जाए तो बड़वाह खरगोन में साथियों इससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर, चंबल नदी तंत्र के बारे में, इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन है। चंबल नदी का उद्गम पूछा जा रहा है। वेयर डज द चंबल ओरिजिनेट्स? अमरकंटक, जानापाव पहाड़ी, महू, कैमूर या मुल्ताई? विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? सो यू विल डेफिनेटली टेल कि जानापाव पहाड़ी से साथियों, महू से आपको देखने को मिलती है। जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम क्या है? चंबल। यह मध्य प्रदेश की कौन सी क्रम की नदी है साथियों? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिल जाती है। चंबल नदी की बात की जाएगी तो किस अपवाह तंत्र का भाग है साथियों? तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र का भाग है। गंगा बेसिन है और यमुना सब बेसिन है साथियों, और यह नदी कौन सी है? चंबल नदी ही है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ चंबल रिवर? चंबलवती, वेत्रवती, कर्णावती या सूक्तिमती? सो यू हैव टू टेल किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों चरमंडवती के नाम से जाना जाता था, यह भी हमने पिछले, हाँ बिल्कुल कुछ टाइम पहले ही जस्ट आपको बताया है। चलो, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ चंबल रिवर? 480, 965, 724 या 427? बताइए आपको कितनी लंबाई देखने को मिलती है? तो 965 किलोमीटर आपको चंबल की लेंथ देखने को मिलती है, टोटल लेंथ। चंबल नदी किसकी प्रमुख दाई सहायक नदी है? द चंबल इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल नदी किसकी प्रमुख दाई सहायक नदी आपको देखने को मिल जाती है? बताइए। तो ये आपको यमुना की देखने को मिलती है, फिर यमुना जाकर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी अपनी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है? चंबल इज रिवाइंस बीहड़ आर आल्सो नोन बाय विच टर्म? बेडलैंड स्थलाकृति, रिफ्ट वैली, गॉर्ज या डेल्टा? बताइए किस नाम से जाना जाता है? यह आपको बेडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, बेडलैंड स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं साथियों, 15 से 30 मीटर तक के आपको गड्ढे देखने को मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल, यह सुपर इम्पोज्ड का उदाहरण प्रस्तुत करती है साथियों, सुपर इम्पोज्ड का एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है साथियों। यह डाकुओं की शरण स्थली भी बन जाती है, यह डाकुओं की शरण स्थली भी आपको देखने को मिलती है, शरण स्थली देखने को मिलती है। यह मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट्स होती है साथियों, फिर राजस्थान में आपको इसका फ्लो देखने को मिलता है साथियों, और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपको 3 राज्यों में इसका प्रवाहित क्षेत्र देखने को मिल जाता है साथियों। यह बीहड़ों में यहाँ बहुत सारे डाकू रहते हैं, इसलिए जिसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन जलीय जीवों के प्राकृतिक आवासों के लिए प्रसिद्ध है? द चंबल इज फेमस एज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच एक्वाटिक स्पीसीज? घड़ियाल एवं गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ मात्र, वेल या समुद्री कछुआ? सो यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? तो घड़ियाल, इसलिए घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी आपको देखने को मिलता है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ गंगा डॉल्फिन का इसमें संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विच स्पीसीज वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चंबल रिवर? घड़ियाल, डॉल्फिन मछली, महासिर मछली या कछुआ? बताइए। तो चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डॉल्फिन मछली को, जबकि महासिर आपको कहाँ देखने को मिलती है? नर्मदा। जबकि घड़ियाल आपको साथियों 3 नदियों में देखने को मिलेंगे, एक तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य, तो केन नदी में, सोन घड़ियाल तो सोन नदी में भी घड़ियाल से संबंधित, और साथ ही साथ चंबल में भी आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। जबकि ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाएगी तो डॉल्फिन मछली को बनाया गया है। जी हाँ। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गांधी सागर डैम ऑन द चंबल इज लोकेटेड इन विच एमपी डिस्ट्रिक्ट? मंदसौर, इंदौर, रतलाम या उज्जैन?
तो बहुत ही प्रसिद्ध डैम है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आपको सफारी भी देखने को मिल जाएगी साथियों। बहुत ही ज़्यादा शानदार जगह है मंदसौर में, और मंदसौर फेमस है साथियों क्योंकि इसे प्राचीन काल में दसपुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। यूनेस्को की अस्थायी सूची में यहाँ के साथियों हाँ धमनार के ऐतिहासिक गुफा समूह को सम्मिलित किया गया है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसे सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न, पंचनद जिसमें यमुना, चंबल, सिंध, पहुज, कुंवारी का मिलती है, यह कहाँ स्थित है? वेयर इज द पंचनद कन्फ्लुएंस? यमुना, चंबल, सिंध, पहुज, कुंवारी लोकेटेड? बताइए। जालौन इटावा यूपी में, कोटा राजस्थान, श्योपुर मध्य प्रदेश या मुरैना? बताइए कहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्थान का नाम जालौन इटावा में आपको देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। पंचनद बनाती है जिसमें देखिए चंबल नदी तो जा ही रही है, तो यमुना आ रही है ऊपर से, फिर उसके बाद यहाँ से चंबल गई, फिर साथियों सिंध नदी मिल जाती है इसमें जाकर, फिर इधर तरफ से पहुज, और साथ ही साथ कुंवारी आपको मिलने को देखने को मिलती है। और यह कहाँ है साथियों? इटावा में आपको देखने को मिल जाती है। जालौन और इटावा स्थान पर आपको देखने को मिलता है पंचनद, है ना। अगला प्रश्न, रामेश्वर त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीव नदी जिसमें मिलती है, यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो देखिए चंबल में आपको कुछ इस प्रकार बताया गया था, एक बनता है पंचनद, एक बनता है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। अभी माही नदी में भी आपने देखा है बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, जबकि ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम है जिसमें चंबल, सीप और बनास मिल रही हैं। और यह कहाँ है? राजस्थान में है, और राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। जबकि पंचनद आपको यूपी में देखने को मिलेगा, ये आपको इटावा जालौन वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? पहले तो नाम सुधारिएगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से शिव को जो प्रिया है अर्थात शिप्रा इसका नाम कर दिया गया है, जो कि कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से साथियों, है ना। काकरी बरडी पहाड़ी से आपको देखने को मिलती है, काकरी बरडी पहाड़ी से इसका उद्गम आपको देखने को मिलता है शिप्रा नदी। नाम सुधारिएगा शिप्रा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया है। इसे किस उपनाम से जानते हैं? मालवा की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा, आदिवासियों की गंगा या पृथ्वी की पुत्री? ये किस नदी को बताइए, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको मालवा की गंगा देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है शिप्रा। शिप्रा के तट पर ही आपको सिंहस्थ का आयोजन होते हुए देखने को मिलता है, सिंहस्थ का आयोजन। साथियों याद रखिएगा, शिप्रा में आपको 2028 में सिंहस्थ देखने को मिलेगा शिप्रा के किनारे। इसके पहले वर्ष 2016 में हुआ था, इसलिए आपको बहुत सारी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। शिप्रा से संबंधित कोई भी योजना हो आप याद रखिएगा। नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ, 2014 में कंप्लीट हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 2016 में सिंहस्थ था, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल आपने अभी जान लिया, काकरी बरडी के पास आपको देखने को मिलता है वड़ेश्वर कुंड से। वड़ेश्वर कुंड से आपको देखने को मिल जाता है शिप्रा। महाकुंभ जो है, सिंहस्थ महाकुंभ मेला किस नदी के तट पर? अभी आपने देखा शिप्रा के किनारे लगता है। 4 स्थानों पे लगता है भारत में कुंभ। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने याद किया था, जो देव है, देवी जी हैं काली जी, है ना। और आपको देखने को मिलता है बंगाली में, अर्थात बंगाल में काली जी की बहुत ही भव्य पूजा होती है। तो काली सिंध को बंगाली से याद रखिएगा बागली गांव, देवास का बागली गांव, जहां से काली सिंध नदी का उद्गम होता है साथियों। अगला प्रश्न है, सिंध नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? सिंध रिवर ओरिजिनेट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? विदिशा, गुना, शिवपुरी या भिंड? बताइए आपको कहां से देखने को मिल जाता है सिंध नदी का उद्गम? तो विदिशा के ग्यारसपुर तहसील से साथियों आपको देखने को मिल जाता है सिंध नदी का उद्गम, है ना। विदिशा के कई बार कहा जाता है सिरोंज भी, कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं विदिशा के, सिरोंज भी। जब हमने पढ़ा था तब भी आपको बताया कि 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, है ना। ग्यारसपुर, विदिशा, हाँ बिल्कुल, और ये भी देखने को मिल जाएगा। विदिशा को प्राचीन काल में भिलसा, दारसाण इस उपनाम से भी जाना जाता था। सिंध नदी का उद्गम स्थल आपने जान लिया। चलिए अब थोड़ा बेतवा नदी तंत्र को देखते हैं। बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स? कुमारा गांव, रायसेन, कटनी, महू, बैतूल? तो रायसेन के कुमारा गांव से आपको देखने को मिलती है। नचसो तब में सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलती है। साथियों यह किसी नदी तंत्र में जाकर मिल जाती है? तो यमुना में जाकर मिल जाती है, बिल्कुल। तो यमुना बेसिन का आपको भाग देखने को मिल जाता है।
प्यारे साथियों, अगर थोड़ा सा बात की जाए तो बेतवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ से इसका उद्गम हो रहा था, यही उद्गम साथियों सूखे की स्थिति में आ गया था, मतलब बिल्कुल पानी खत्म सा हो गया था। और यहाँ के लोगों ने साथियों, स्थानीय लोगों ने संरक्षण पर ध्यान दिया, और इसी संरक्षण के कारण, कंजर्वेशन के कारण ही, आप देखिए कंजर्वेशन के कारण ही अब नर्मदा वापस से बिल्कुल प्रवाहितमान होने लग गई है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ द बेतवा रिवर? वेत्रवती, चरमंडवती, कर्णावती या सूक्तिमती? तो बेतवा को किस उपनाम से जाना जाता रहा है? तो बेतवा का जो उपनाम है आपको वेत्रवती देखने को मिलेगा। यह बेतवा का उपनाम है, जिस उपनाम से इसे जाना जाता रहा है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी को किस उपनाम से आपने जान लिया है? इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, बताइए। और किस उपनाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मालवा की गंगा, आदिवासियों की गंगा या राजस्थान की गंगा? सो डेफिनेटली यू विल टेल मध्य प्रदेश की गंगा के साथ साथ बुंदेलखंड की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड जो आपको कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, ये वाला क्षेत्र, और यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और याद रखिएगा यहाँ पानी नहीं है, इसलिए यहाँ की यह क्या है साथियों, यह जीवन रेखा है, यहाँ की यह लाइफ लाइन के रूप में इसे जाना जाता रहा है। अगला प्रश्न है, ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? ओरछा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हाँ, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा। बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ओरछा आपको बेतवा के किनारे देखने को मिलेगा, और यहीं आपको ओरछा में राम राजा मंदिर भी देखने को मिलेगा। राम राजा लोग भी यहीं बन रहा है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी का मुहाना कहाँ है? वेयर इज द माउथ ऑफ द बेतवा? हमीरपुर यूपी में, इटावा में, साथियों पटना में या बांदा में, यमुना में? बताइए आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? तो हमीरपुर यूपी में आपको देखने को मिल जाता है साथियों। इसका मुहाना यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है साथियों? यू हैव टू टेल माता टीला डैम। तो ये आपको बेतवा में ही देखने को मिलेगा, और इसका नाम याद रखिएगा, माता टीला का रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। भालकुंड जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किस नदी पर देखने को मिलेगा? यू हैव टू टेल विच रिवर। कहाँ भी है और किस नदी पर है? बीना नदी, राहतगढ़, धसान नदी, जामनी नदी और बेतवा नदी? बताइए। तो बीना, जामनी, धसान इसकी ही सहायक नदी है, लेकिन बीना नदी पर आपको जो जलप्रपात देखने को मिलेगा उसका नाम है भालकुंड जलप्रपात, या इसी को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। बीना साथियों, बीना आपको देखने को मिलेगी, और याद रखिएगा ये बीना में ऑयल रिफाइनरी है साथियों। ऑयल रिफाइनरी है, एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है मध्य प्रदेश की। सांची और विदिशा किस नदी तंत्र के तट पर स्थित है? सांची एंड विदिशा आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर सिस्टम? तो आपको बेतवा के किनारे देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण स्थान सांची और विदिशा। सांची फेमस है साथियों बौद्ध स्तूप के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहीं है तो आपके सांची में ही है। बौद्ध विश्वविद्यालय भी आपको 2012 से ओपन यही देखने को मिलेगा। सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश की सांची को साथियों, जो 2023 में से दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, एरण पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है साथियों? एरण का मतलब है साथियों सागर का प्राचीन नाम साथियों एरण था, और एरण आपसे पूछा जा रहा है किस प्राचीन नदी के तट पर? बीना, धसान, जामनी या बेतवा? तो यू हैव टू टेल। तो बीना नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा सागर है, बिल्कुल साथियों। और यही सागर के विषय में याद रखिएगा, सागर के विषय में यहाँ आपको एक झील देखने को मिलेगी, और उस झील का नाम है लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील भी आपको यही देखने को मिल जाएगी सागर में। ठीक है, उड़ान सिंह ने इसे बसाया था सागर को। भारत ओमाइन रिफाइनरी लिमिटेड साथियों BORL किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अभी अभी आपको बताया गया और प्रश्न आ गया, बीना, चंबल, नर्मदा या सोन? बताइए। तो ये आपको देखने को मिलेगा बीना नदी के तट पर। साथियों बीना नदी पर यहाँ आपको एक बांध भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीला बांध। ये सब कुछ हमने क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, 6 घंटे में साथियों रिवर कंप्लीट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, उसे हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद MCQ हम लगा रहे हैं। अगला प्रश्न ये हमने देख लिया। चलिए थोड़ा केन नदी के बारे में देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी की बात करते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल है वेयर डज द केन रिवर ओरिजिनेट्स? कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी, रायसेन, अमरकंटक या मुल्ताई? आप बताइए।
कहाँ से देखने को मिलता है? तो कटनी के कैमूर पहाड़ी से आपको देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ये नदी का उद्गम स्थान अर्थात केन रिवर का उद्गम ओरिजिनेट्स पॉइंट। अगला प्रश्न है, केन नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एंशियंट नेम ऑफ द केन रिवर यू हैव टू टेल, किस नाम से जानते थे? कर्णावती, सुक्तिमती, वेत्रवती, चरमंडवती या मेखला? तो कर्णावती और सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था साथियों। अगला प्रश्न, केन नदी का मुहाना कहाँ है? वेयर इज द माउथ ऑफ द केन रिवर? बांदा, हमीरपुर में यमुना, पटना में गंगा या इटावा में यमुना? बताइए। चलिए, बांदा के चिल्ला नामक गांव में आपको देखने को मिल जाता है साथियों केन नदी का मुहाना। साथियों सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है साथियों, सबसे सुंदर नदी का इसे दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को कौन सा विशेष दर्जा प्राप्त है? व्हाट स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन डज द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होल्ड? सो यू हैव टू टेल। द ऑप्शन इज भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना। द ऑप्शन इज द डी ऑप्शन इज भारत की सबसे पुरानी परियोजना, ओल्डेस्ट साथियों आपको देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है? तो अटल जी के सपने को साकार करने वाली भारत की साथियों पहली नदी जोड़ो परियोजना साथियों, जिसे 2005 में 2005 में इसके विषय में बात की गई। लेकिन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जब संयुक्त रूप से बात की है, जी हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट में तब जाकर ये साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ और यह योजना बिल्कुल धरातल पर आ सकी, जिसमें बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले संयुक्त रूप से इसमें काम करने वाले हैं साथियों। केन बेतवा लिंक परियोजना में आप याद रखिएगा, आपको जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो 130 मेगावाट होगी, जिसमें से 103 मेगावाट साथियों जल विद्युत से प्राप्त होगी, जबकि 27 मेगावाट आपको सोलर एनर्जी से प्राप्त होगी। क्लियर, सोलर एनर्जी से और यह हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी से। अगला प्रश्न, केन बेतवा लिंक परियोजना की लंबाई कितनी है और दौधन बांध किस राष्ट्रीय उद्यान के निकट बनाया गया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एंड नियर विच नेशनल पार्क इज द दौधन डैम बीइंग बुल्ड? 221 किलोमीटर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 480 किलोमीटर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 100 किलोमीटर बांधागढ़, 350 किलोमीटर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी साथियों, और बांध भी बनाया जाएगा इसमें, दौधन बांध और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान साथियों इसके जल प्रभावित क्षेत्र में आएगा। और इसी के लिए रानी दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर साथियों बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ साथियों भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबी परियोजना है। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की थी? यू हैव टू टेल। 44,605 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 10,605 करोड़? तो यू हैव टू टेल 44,605 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द केन घड़ियाल सेंचुरी लोकेटेड? पन्ना, मुरैना, श्योपुर या खजुराहो? केन नदी से रिलेटेड प्रश्न था, इसलिए आपको देखने को मिलेगा। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य आपको पन्ना में देखने को मिल जाएगा। गंगोह बांध केन नदी पर किस काल में बनाया गया था? ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द गंगोह डैम ऑन द किंग रिवर कंस्ट्रक्टेड? ब्रिटिश काल, मुगल काल, स्वतंत्रता के बाद या चंदेल काल? तो ब्रिटिश काल के दौरान 1909 से 1915 के बीच में आपको देखने को मिलेगा यह गंगोह बांध बनाया गया था। इसकी संरचना भी आपको दिखाई गई थी, कितनी शानदार है ना। चलो, अगला प्रश्न सोन और टोन से है। सोन नदी का उद्गम स्थल यू हैव टू टेल। अमरकंटक, कैमूर, जाना पाओ या मुल्ताई? तो अमरकंटक से निकलते हैं साथियों, रेडियल पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सोन रिवर? 780, 965, 724 या 576? नर्मदा, चंबल, सोन, नच सो तब से हमने याद किया है। तो सोन कैसी नदी हो गई साथियों? मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी देखने को मिलेगी, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी पर मिलती है? वेयर डज द सोन रिवर ज्वाइंस द गंगा? दानापुर, पटना के पास, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? बताइए। तो दानापुर पटना में आपको देखने को मिलता है। मतलब ये देखिए, आपने देखा एमपी, साथ ही साथ यूपी और साथ ही साथ बिहार, 3 राज्यों में यह फ्लो करती है साथियों रिवर, याद रखिएगा, सोन नदी। और इन तीनों की ही संयुक्त परियोजना साथियों अभी हाल ही के एग्जाम में पूछी गई थी, जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है साथियों, और यह परियोजना आपको देखने को मिलेगी साथियों
बिल्कुल एमपी यूपी बिहार की। इसमें बांध जो बनाया गया है उसका नाम है देवलोन बांध। यह कहाँ पे है देवलोन बांध? तो यह शहडोल में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है देवलोन बांध साथियों। और इसी के किनारे साथियों आपको देखने को मिलेगा जो आइलैंड है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है सरसी आइलैंड। सरसी आइलैंड, जी हाँ, यह आपको शहडोल में देखने को मिलेगा और यह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। क्लियर। शहडोल से ही थोड़ा दूर जाने पर साथियों ब्यौहारी पड़ता है और यह मध्य प्रदेश का क्या कहलाता है साथियों? मध्य प्रदेश के फुटबॉल के लिए साथियों मध्य प्रदेश का ब्राजील कहलाता है। सोन प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी है जो सीधे किस नदी में मिलती है? सो यू हैव टू टेल। द सोन इज द ओनली पेनिनसुलर प्लेटू रिवर दैट डायरेक्टली जॉइंस विच रिवर? गंगा, यमुना, नर्मदा या महानदी? तो आपको बताया गया था सोन और टोन से दोनों किस में मिलती हैं? डायरेक्ट गंगा में जाकर मिल जाती है। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना सोन की किस सहायक नदी पर स्थित है? द गोविंद वल्लभ पंत प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन? रिहंद, जोहिला, गोपद या कन्हर? बताइए। तो ये आपको देखने को मिलेगा रिहंद में देखने को मिल जाएगा। देखिए अमरकंटक के पठार से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, फिर इधर की ओर मुड़ गई और साथियों इसमें दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी ने इसका जो साथियों दक्षिणी तट है उसे कटा फटा आपको देखने को मिलेगा। और कटा फटा क्यों है? क्योंकि उसकी सहायक नदियां मिल गई हैं। बहरहाल रिहंद आपको देखने को मिलेगी, सहायक नदी है जिस पर आपको कृत्रिम जलाशय देखने को मिलेगा गोविंद वल्लभ पंत परियोजना का। बाण सागर परियोजना किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपने बता दिया एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। सोन घड़ियाल केंद्र मध्य प्रदेश के किन दो जिलों की सीमा पर स्थापित है? द सोन क्रोकोडाइल घड़ियाल सेंटर इज एस्टेब्लिश ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट? बताइए, विच ऑफ द टू एमपी डिस्ट्रिक्ट? तो सीधी और शहडोल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। चलिए, टोंस तमसा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है और किस नदी की सहायक है? आपको बताना है। तो आपने जान लिया है यह गंगा की सहायक है और कैमूर श्रेणी से आपको निकलती हुई देखने को मिल जाती है साथियों। अगला प्रश्न ताप्ती से रिलेटेड, ताप्ती का उद्गम स्थल कौन सा है? वेयर डज द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स? मुल्ताई, बैतूल, अमरकंटक, जानापौ या कैमूर? बताइए। तो ताप्ती आपको बैतूल की मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती हुई देखने को मिल जाती है साथियों। जी हाँ, इसका नाम है ताप्ती नदी साथियों। जी हाँ, सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है। सूर्य की पुत्री के उपनाम से इसे जाना जाता है कि यह सूर्य की पुत्री है। पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है साथियों? तो वह माही को कहा जाता है ना। क्षिप्रा, मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा को। साथ ही साथ आदिवासियों की नदी किसे कहा जाता है? माही को कहा जाता है प्यारे साथियों। इसके अलावा आपने नर्मदा को जान लिया है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा है, खुशियों की नदी है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ताप्ती रिवर? नचसो तब मतलब मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है साथियों। फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, 724 किलोमीटर साथियों इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। ताप्ती नदी किन दो राज्यों की सीमा पर निर्धारित करती है साथियों? बताइए किन दो राज्यों की? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारण करने का काम करती है। अगर इस प्रकार से हम बात करें साथियों, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का मैप बनाया हमने और हमने जानने का प्रयास किया कि इधर की ओर साथियों पश्चिमी सीमा मालवा की बनाएगी माही नदी साथियों। अगर ऊपर की बात की जाए तो चंबल नदी रिवर साथियों बनाएगी किसकी किसकी साथियों? तो याद रखिएगा चंबल नदी एमपी और राजस्थान। यहां से बेतवा और धसान साथियों आपको बनाती हुई देखने को मिलेगी सीमा एमपी और यूपी की, बेतवा के साथ साथ धसान। और साथ ही साथ आपने जान लिया है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली नदी आपको देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी पर गुजरात में कौन से बंदरगाह स्थित है? तो यू हैव टू टेल विच पोर्ट्स आर सिचुएटेड ऑन द ताप्ती रिवर इन गुजरात? स्वाली बंदरगाह, सूरत बंदरगाह, मुंबई कांडला, भरूच खंबात और दमन और दीव बंदरगाह? बताइए। तो स्वाली और सूरत बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा जो कि ताप्ती के किनारे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताप्ती के किनारे पर स्थित कौन कौन से शहर हैं साथियों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात के। ताप्ती जयंती किस तिथि या माह में मनाई जाती है? वेन या विच मंथ इज ताप्ती जयंती सेलिब्रेटेड? आषाढ़ मास की सप्तमी, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, कार्तिक मास, श्रावण मास? तो आषाढ़ मास की जो सप्तमी है उस दिन आपको सेलिब्रेट होते हुए देखने को मिलेगा, ताप्ती उत्सव मनाया जाता है। भारत की पहली न्यूज प्रिंट निर्माण इकाई नेपा मिल्स जो नेपा नगर में है ताप्ती तट के किस शहर में स्थित है? इंडिया फर्स्ट न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेपा मिल्स साथियों इज लोकेटेड एट विच ताप्ती बैंक टाउन? नेपा नगर, बुरहानपुर, भूसावल या जलगांव?
तो सबसे पहली आपको देखने को मिलेगी जो कि नेपा नगर में है साथियों। इसी के लिए साथियों एक ताप विद्युत ग्रह बनाया गया था, थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था चांदनी ताप विद्युत ग्रह। अगला प्रश्न हमारा, असीरगढ़ किला ताप्ती नदी के तट के किस ऐतिहासिक शहर के निकट स्थित है? जो असीरगढ़ फोर्ट है इज लोकेटेड नियर विच हिस्टोरिक ताप्ती बैंक सिटी? बुरहानपुर, मुल्ताई, सूरत या जलगांव? विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? तो असीरगढ़ साथियों बिल्कुल आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा, और यह साथियों याद रखिएगा यह दक्कन का प्रवेश द्वार है, दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में इसे जानते हैं हम, दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है साथियों? बाब ए दक्कन भी कहा जाता है, बाब ए दक्कन के उपनाम से भी इसे जाना जाता रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के केले के शहर के रूप में प्रसिद्ध ताप्ती तटीय शहर कौन सा है? यू हैव टू टेल, जलगांव, भुसावल, सूरत या बुरहानपुर? बताइए, केले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो देखिए केला तो दो तीन जगह का फेमस है। एक तो साथियों बिल्कुल प्रसिद्ध केले के लिए प्रसिद्ध है, आप बताइए कौन सा है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। चलिए, तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा बिल्कुल जलगांव है, जिसे केला सिटी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी सिटी? केला सिटी। इसके अलावा ताप्ती के किनारे साथियों बुरहानपुर में भी केला होता है साथियों। ये भी केला के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पुरस्कार भी मिला है ना, केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न माही नदी से रिलेटेड है। माही नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। वेयर डज द माही रिवर ओरिजिनेट्स? धार जिला के मेहंदगांव, बैतूल, रायसेन या कटनी? तो धार जिले के मेहंद झील से आपको देखने को मिलती है माही नदी का उद्गम होता है। माही भारत की एकमात्र नदी है जो किसे दो बार काटती है। आपको बताना है क्रॉस व्हाट टॉइस, आपको बताना है किस रेखा को? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या 80 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी हमारी कौन सी साथियों? उसका नाम है माही नदी साथियों। अगला प्रश्न है, माही नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? द माही रिवर इज नोन बाय विच एपिथेट? आदिवासी की गंगा, मालवा की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा या राजस्थान की गंगा? तो आदिवासियों की गंगा के रूप में इसे जाना जाता है साथियों। अगर बात की जाए माही नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ माही रिवर? महती, चरमंडवती, वेतवती या रेवा? तो आपको बताया गया था साथियों महती के किनारे, महती नाम से इसे उल्लेखित किया गया है, और माना जाता है यहीं के किनारे आपको भील जनजाति भी देखने को मिलती है पौराणिक मान्यता के रूप में। अगला प्रश्न है, माही नदी किन तीन राज्यों में प्रवाहित होती है? सो यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द थ्री स्टेट्स? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होने वाली नदी है साथियों, जिसका नाम है माही नदी साथियों। अगला प्रश्न है, माही नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? वेयर इज द माउथ ऑफ माही रिवर? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी या यमुना नदी? तो बिल्कुल किसी नदी में नहीं मिलती है, जाकर खंबात की खाड़ी में जा मिल जाती है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आपको एक कुंभ देखने को मिलता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं साथियों। इसका नाम है बेड़ेश्वर कुंभ ना, बेड़ेश्वर कुंड है ना, बाणेश्वर कुंड कुंभ भी कहते हैं, बाणेश्वर कुंभ, बाणेश्वर कुंभ। तो ये कहाँ है साथियों? सोम, माही, जाखम के संगम पर है। सोम, सोम, माही और आपको देखने को मिलेगा जाखम के संगम पर। सोम, महिम और जाखम नदी के संगम पर आपको देखने को मिलेगा बाड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। अगला प्रश्न हम बात करें, मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र राज्य के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ एमपी इज द गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम लोकेटेड? दक्षिण भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग? सो यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? बताइए, गोदावरी के बारे में प्रश्न है, गोदावरी अपवाह तंत्र की अब हम पहुंच चुके हैं पास में। तो आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा गोदावरी अपवाह तंत्र। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द वैनगंगा रिवर ओरिजिनेट्स? मुडवारा, रजोला, तालसिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल या नागपुर? बताइए। तो ये आपको सिवनी जिले के साथियों मुडवारा या रजोला ताल से उद्गम देखने को मिल जाता है। वैनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती? तो ये आपको गोदावरी की सहायक नदी देखने को मिलती है। आगे आप देखेंगे वेनगंगा और वर्धा मिलेंगे। देखिए, वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्राणहिता के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर भीमगढ़ किस जिले में स्थित है? एशियाज लार्जेस्ट है, आपको बताना है। बताइए क्या नाम है इसका?
तो साथियों यह आपको देखने को मिलेगा भीमगढ़ बांध साथियों, जो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है भीमगढ़, ये आपको देखने को मिलेगा सिवनी में, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है और यह किस वर्ष बनी थी? आपको बताना है विच वाज द एमपीज फर्स्ट कैनाल एंड इन विच ईयर वाज बुल्ट? वैनगंगा नहर 1923, चंबल नहर 1950, तवर नहर 1958 या बरगी नहर 1990? तो 1923 की आपको वैनगंगा नहर देखने को मिलेगी, जो सबसे पहली नहर है साथियों मध्य प्रदेश की। पेंच नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द पेंच रिवर ओरिजिनेट्स? छिंदवाड़ा जिला, सतपुड़ा श्रेणी, सिवनी, बैतूल या नागपुर? तो बताइए कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो छिंदवाड़ा जिला, सतपुड़ा श्रेणी से आपको देखने को मिल जाएगी साथियों पेंच नदी। और इसी के किनारे आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जिसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? अगला प्रश्न है, पेंच नदी का नागपुर के पास स्थित किस नदी में मिलती है, जो आगे गोदावरी में जाकर मिल जाती है? कान्हन, वर्धा, वेनगंगा या पैनगंगा? बताइए। तो ये आपको देखने को मिलती है कान्हन में जाकर मिलती है, जो आगे जाकर किस में मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाल कथा जंगल बुक जो मोगली लैंड पे समर्पित है, यह पृष्ठभूमि किस नदी क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है? पेंच नदी, सिवनी क्षेत्र, वैनगंगा, चंबल या नर्मदा? तो यह पेंच नदी से संबंधित मानी जाती है साथियों। तो याद रखिएगा क्या नाम है? पेंच नदी नाम है। अगला प्रश्न, वर्धा नदी का उद्गम साथियों स्थल कहाँ है? यह किस राज्य में वैनगंगा नदी से मिल जाती है? तो यह आपको देखने को मिलेगा, बताइए किस, कहाँ मिल जाएगी, किस राज्य में मिल जाएगी? तो वर्धा का साथियों उद्गम बैतूल जिले के वर्धन शिखर से होता है साथियों। वर्धन शिखर ये हमने सीखा है, और महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है साथियों वैनगंगा नदी से। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी श्रृंखला, जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी, पसंद आई होगी। हमने पहले तो कंटेंट पढ़ा है, फिर हमारा जो तरीका है कंटेंट पढ़ने के बाद उस कंटेंट को रिवीजन करें और उस कंटेंट के पूरे प्रश्नों को लगाएं। साथियों ये पूरे प्रश्न जो 100 प्रश्न हैं, ये बहुत सारे एग्जामों में, एमपी टेट में, एमपी पुलिस में, एमपी पीएससी में, एमपी फॉरेस्ट में, ऐसे तमाम एग्जाम मध्य प्रदेश जो लेती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूछे जाते हैं, उन सभी को समाहित किया गया और आपसे पूछा गया। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने व्यू कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, और उसके बाद आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये जरूर बताइएगा। आपको क्लास लेने के बाद आपका इन्हेंसमेंट हो रहा है कि नहीं, आप रिवीजन कर पा रहे हैं कि नहीं, यह भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।